Good morning class. So last class we discussed about the effects of pressure. हमने देखा था कि प्रेशर का इफेक्ट से कैसे कोई लिक्विड गैस बन सकता है या कोई गैस लिक्विड बन सकता है, देखा था हमने ना। ठीक है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड क्या बनती है, गैस नहीं, गैस क्या बनती है, लिक्विड। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, वो कम होता जाता है। और जैसे जैसे वो कम होगा उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है और वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो फिर से दूर हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, गैस। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द न्यू टॉपिक इवापोरेशन। आप लगभग हर बार साइंस में कहने की पढ़ लेते हैं ना इवापोरेशन। अब आपको एग्जैक्ट फील आएगी कि इवापोरेशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इवापोरेशन क्या है, पहले डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। आपने कभी फील किया जब बारिश होती है तो जो रोड होता है, रोड पे थोड़े बहुत बूंद वगैरह रहती है ना बारिश के, वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या हमने उसको जाके हीट किया, क्या वो स्टीम बना? आगचर घर पे देखिए, जब मोपिंग होती है यानी घर पे सफाई होती है ना, पोछा वगैरह मारा जाता है, जब फ्लोर को पानी से कपड़े को पानी से भिगा के साफ किया जाता है, वो भी थोड़ी देर में वेपराइज हो जाता है। क्या हमने सरफेस को हीट किया? नहीं किया ना। फिर वो वाटर कहाँ गया? इतना तो हमें भी मालूम है कि ये गैस में बन गया। कैसे बना, उसी प्रोसेस को हम कहाँ डिस्कस करेंगे, इवापोरेशन में। क्लियर है? चलिए, व्हेन अ लिक्विड इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जब आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, या फिर एक गिलास पानी लेके बाहर रख दीजिए, धूप में रख दीजिए या घर में ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसका जो लेवल है पानी का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों? हमने तो हीट किया ही नहीं। इसका मतलब वो कहीं और से हीट ले रहा है और वो लेके अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर रहा है। यही बात हो सकती है। हाँ, अलग बात है हमने नहीं दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हीट ले रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे। दिस इज ड्यू टू इवापोरेशन। ऐसा क्यों होता है? इवापोरेशन की वजह से होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में सम ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस टर्न्स इनटू वेपर। ऐसे सरफेस में क्या होता है ना, सॉरी, ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि जो कुछ लिक्विड्स हैं उनके मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं वो तुरंत गैस बनते हैं। देखिए कैसे। ये पूरा कनेक्टेड रहेगा ना, आपको तो समझिएगा। मान लीजिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। होता क्या एक्चुअली, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के, इनके ऊपर एक्चुअली देखिए सब मॉलिक्यूल्स हैं, सब एटम्स हैं, सब पार्टिकल्स हैं, तो क्या सबके पास एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड है ना, इनके बीच गैप होगी, तो इनके पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। अगर मूव कर रहे होंगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। इतना तो हम जान ही चुके, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबके पास कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मूव करते रहते हैं। चलिए, इनके पास कुछ क्या है, एनर्जी है सभी पार्टिकल के पास। लेकिन ये जो पार्टिकल यहाँ पर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्टिकल एकदम ऊपर वाले सरफेस पे हैं, इनके पास कुछ ज़्यादा ही एनर्जी होती है। क्या कहा हमने? इनके पास कुछ ज़्यादा एनर्जी होती है। क्यों? अभी देखिए, ये जो, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, ये जो पार्टिकल है जिसको हम कलर कर रहे हैं, राइट। अब हमें ये बताइए, ये जो पार्टिकल है इसको चारों तरफ से बाकी पार्टिकल्स ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। क्या ये यहां से बाहर निकल के जा सकता है आसानी से?
जाएगा ही नहीं, वो बात की बात है। बात को समझिए, क्या इसको यहाँ से निकल के बाहर जाना आसान है या फिर एक पार्टिकल जो यहाँ पे है इसका बाहर निकलना आसान है? आप बताइए कौन सा आसानी से निकल जाएगा? हाँ, ये वाला आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसको पकड़ के रोकने वाले कम है। एक तो इसके पास पहले से एनर्जी है, अगर इसको थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं और से मिल गए, ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से भी मिल गई, ये तुरंत इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा और वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। अगर ये कंटेनर खुला हुआ है, यानी कि बाहर से लॉक नहीं है, ढक्कन वगैरह नहीं है, तुरंत क्या होगा, वेपर बन के गैस में मिक्स हो जाएगा। अभी देखिए, वैसे ये भी होगा, ये भी होगा, ये जितने भी ऊपर वाले हैं सब निकल जाएंगे, लेकिन निकलने के लिए कम से कम थोड़ी सी एनर्जी इनको चाहिए, कम से कम थोड़ी सी एनर्जी इनको चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ये सराउंडिंग से। अभी अब गर्मी का दिन है, तब फील कर लेते हैं ना कि हवा गर्म होती है, हवा गर्म होती है ना, लू जिसको बोलते हैं। अब उससे आपको फीलिंग आ रही है कि गर्म है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। वैसे कोई भी हवा जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो उससे क्या करेंगे, ये एनर्जी ले लेंगे और तुरंत एनर्जी लेके क्या करेंगे, निकल जाएंगे बाहर घूमने। ये तो चले गए, अब ये जगह खाली हो गया, इस जगह पे अब जो नीचे वाले लेयर के हैं वो आ जाएंगे। अब क्योंकि वो भी ऊपर आ गए हैं तो उनको भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो भी निकल जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही होगा, फर्स्ट लेयर गायब, फिर सेकेंड वाले यहाँ पे आए, वो भी एनर्जी लिए, वो भी गायब, फिर थर्ड वाले आएंगे, उनकी लेयर गायब। ऐसे लगातार होता रहता है और एक टाइम के बाद सारा का सारा पार्टिकल्स गायब। ध्यान रहे, कोई भी पार्टिकल यहाँ बीच में से डायरेक्ट नहीं जा रहा है। ये पार्टिकल यहाँ पे है, वो पहले यहाँ जाएगा जब जगह खाली होगी, तो फिर यहाँ से जब जगह ऊपर खाली होगी तो ऊपर जाएगा, फिर वो सीधे ऊपर से एक्सपोज होकर ऊपर जाएगा बाहर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बाहर जब यहाँ सरफेस पे आते हैं तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है और थोड़ी सी एनर्जी और लेके ये क्या कर सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसी को हम बोलते हैं इवापोरेशन। हमें जो सीखना वो क्या है, ये जो पार्टिकल्स है सरफेस वाले, इनको निकलने के लिए क्या इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए? नहीं, इनको बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। क्या? बहुत ही हल्की सी एनर्जी चाहिए, बस उनका काम हो जाएगा। इसीलिए जो इवापोरेशन होता है वो पूरे दिन होता रहता है, हमेशा होता रहता है। हाँ, हमेशा होता रहता है, इवन कि नाइट में भी होता है। क्यों? क्योंकि उनको तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी वो कहीं से भी पाते हैं, तुरंत इवापोरेट हो जाते हैं। लेकिन जो बॉइलिंग होता है या वेपराइजेशन होता है, हम एक फिक्स टेम्परेचर पे उसको लेके जाते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद वो वेपर बनता है। यहाँ पर ऐसा काम नहीं होगा। तो इवापोरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? किसी भी टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि इनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अभी मान लीजिए आपको हम कहें डांस करना है, आप कहेंगे सर कोई पार्टी थोड़ी है, कहेंगे ना। कोई पार्टी होती, कोई सेलिब्रेशन होता तो एक पल के लिए आप डांस कर सकते थे, ऐसे तो नहीं करेंगे। अभी मेरे पास क्लास LKG का एक बच्चा है, हमने कहा चलो तुमको चॉकलेट देंगे, डांस कर दो, वो तुरंत कर देगा, क्योंकि उस बच्चे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या कहेंगे। बस उसका मन किया, उसने करना शुरू कर दिया। आपको इस बात से फर्क पड़ेगा, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए डांस करने के लिए, चाहिए ना। तो आप एक तरह से जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो बॉइलिंग है, यानी कि बॉइलिंग को एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, उससे पहले वो वेपराइजेशन का काम नहीं करेगा। इवापोरेशन के साथ ऐसा नहीं है, उसको थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से मिली वो अपना काम शुरू कर देगा। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो वापस से लौटते हैं। याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है आपको कि जो भी इवापोरेशन होगा वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सरफेस पर डिपेंड करता है। अब देखिए वो क्या बात हुई, एक मेरे पास ये कंटेनर है और एक मेरे पास ये कंटेनर है। ध्यान से देखिएगा, इस सब में हमने पार्टिकल्स बना दिया। लीजिए, ये सब हमने लिक्विड के पार्टिकल्स बना दिए हैं।
चलिए ऐसे पूरा होगा ना, हम सिर्फ ऊपर का बनाते हैं, बाकी नीचे का छोड़ देते हैं, ऐसे टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो समझ तो सकते ही हैं। देखिए अब हमें ये बताइए, एक टाइम पर अगर हम थोड़ी थोड़ी एनर्जी दोनों को प्रोवाइड करें सेम, तो एक टाइम पर यहाँ से कितने मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे? क्या सब? अभी तो हमने कहा कौन से मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी मिलेगी तो बाहर निकल जाएगा? सिर्फ सरफेस वाले, जो ऊपर वाले हैं, ये वाला थोड़ी जाएगा। यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो अभी सर्कल हमने किया, ये बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उतनी ही हीट अगर आप इसको देंगे तो इसके ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, निकल जाएंगे ना। तो अब हमें ये बताइए कि एक सेकेंड में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ से निकलेंगे? हाँ, यहाँ से ज़्यादा निकलेंगे। तो हमें बताइए वेपराइजेशन कहाँ ज़्यादा होगा? इवापोरेशन ही बता दीजिए। वेपराइजेशन और इवापोरेशन दोनों लगभग आप मान के चलिए सेम है। यहाँ पे इवापोरेशन डिस्कस हो रहा है, तो हमें बताइए कि दोनों केस में इवापोरेशन कहाँ सबसे ज़्यादा तेज होगा? यहाँ पर। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं इवापोरेशन क्या होता है? बढ़ता जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अगर समझ में आ रही है तब हमें एक छोटा सा जवाब दीजिए। मेरे पास, खैर मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये हो गया एक कप। कैसा कप है? खैर जो भी है मान लीजिए एक कप है, इसमें चाय भरा हुआ है। हाँ ठीक है। और मेरे पास एक और बर्तन है जो कि इतना बड़ा सा है, इसमें हमने इतना ही चाय इसमें ले लिया। अब मैं ये बताइए कि इस केस में चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा? हाँ, इस केस में चाय जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस, जो एक्सपोज सरफेस है, यानी कि जो बाहर के कांटेक्ट में सरफेस है, वो क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा, और अगर इवापोरेशन ज़्यादा हुआ तो कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। Thus, when a liquid turns into vapor or a gas, it's said to be evaporate. We can now define evaporation as follow. आपको ये लिखना है, पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे इवापोरेशन, फिर ये आपकी डेफिनेशन है, और आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? ठीक है, यहाँ तक। ये सब मत लिखने लगेगा बीच वाला। देखिए क्या लिखना है आपको, पढ़ देते एक बार हम। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड क्या बनता है? वेपर या गैस बनता है। इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी फिक्स टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं है तब पर भी अगर ये काम हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। सिंपल सी बात, हर बार ये यही कहना चाहता है कि बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, उससे पहले काम नहीं होगा। जबकि इवापोरेशन के साथ ऐसा नहीं है, इवापोरेशन एनी टाइम होता रहता है। समझ में आ गया? चलिए आगे। इवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट अ रूम टेम्परेचर। पता है वाटर बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना, लेकिन रूम टेम्परेचर कितना था? 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर रूम टेम्परेचर पे भी आपने वाटर छोड़ दिया ना तो वो गायब हो गया, तो वो बॉयल नहीं हुआ, वो इवापोरेट हो गया। क्या हो गया? वो इवापोरेट हो गया। आगे देखिए, दो इट इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर। हाँ, ये बात और है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता, यानी कि गर्मी के दिनों में इवापोरेशन तेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि हीट ज़्यादा मिलेगी तो इवापोरेशन तेज हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल से ये है कि पहली बात, ये कभी भी शुरू हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे। दूसरी बात, अगर इसकी टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो इवापोरेशन भी क्या होता है? फास्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो पार्टिकल्स हैं, चलिए जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स को जब आप हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि पार्टिकल्स तेज मूव करने लगते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत ही आराम से फास्टली बाहर निकलने लगेंगे, और जब फास्ट निकलेंगे तो इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। वॉट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवापोरेशन टेक्स प्लेस, कोई भी टेम्परेचर हो
जिस पे इवापोरेशन हो रही है, आप एक बात मान के चलेंगे कि उसको प्रॉपर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल रहा होगा। अब ये क्या होता है, याद है पीछे डिस्कस किया था ना लैटेंट हीट। हाँ, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट होने के लिए, या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी चाहिए होती है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। या फिर किसी लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि आपका वाटर है, लिक्विड है, कुछ भी है, तो उसको गैस में बदलने के लिए हीट चाहिए ना, वो यानी कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको चाहिए ही चाहिए। यानी कि आप किसी भी लिक्विड को एनर्जी देंगे तो कम से कम उसका जितना लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उतनी एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप उससे कम देंगे तो कन्वर्जन ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उतनी एनर्जी भी दे दिए तो डायरेक्ट कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वेट क्लॉथ्स ड्राई ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन देम। अब देखिए, जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, सब लिखना नहीं है बस समझते रहिए। जब हम कपड़े को, गीले कपड़े को सुखाने के लिए बाहर डालते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो गीला होता है ना तो उनके बीच में उस वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, जब हम उसको खुले में डाल देते हैं तो हवा तेज चलती है उसकी वजह से, या फिर बाहर धूप होती है उसकी वजह से, ऐसे ऐसे कारणों की वजह से इवापोरेशन होने लगता है। और इवापोरेशन होने की वजह से आपका कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। यानी कि उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो इवापोरेट हो जाते हैं, और वाटर का मॉलिक्यूल ना होने की वजह से आपका कपड़ा कैसा दिखता है, सूखा सूखा। अच्छा, एक बात और हमें बताइए, मेरे पास दो कपड़े हैं, एक कपड़े को हमने फैला के डाला है सूखने के लिए, और एक कपड़े को अच्छे से मोड़ वगैरह के छोटे से जगह में बना के डाला है सूखने के लिए। कौन कपड़ा जल्दी सूखता है? हाँ, जो फैला के डालते हैं ना। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम फैला के डालते हैं तो उसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है, और जब उसको मोड़ वगैरह के रखते हैं तो उसकी एरिया कम रहती है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इवापोरेशन फास्टर होगा, इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, आगे The process of evaporation can be followed, explained as follow. Some particles in a liquid always have kinetic energy than others. आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज पे हम वहाँ पर टिक करेंगे कहाँ तक लिखना है। देखिए, जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। किससे? जो नीचे वाले। क्यों? क्योंकि नीचे वालों को तो सब पकड़ के रखे हैं, ऊपर वाले को पकड़ने वाले बिल्कुल ही कम है, इसीलिए ऊपर वाले पार्टिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो इवन व्हेन अ लिक्विड इज वेल बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वो अलग बात है कि अभी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर देने पर भी सम ऑफ इट्स पार्टिकल हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि इनके पास एनर्जी पहले से ही थोड़ी ज़्यादा थी, हम बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं दिया, थोड़ी सी और एनर्जी दे दिए ताकि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितना चाहिए तो उतना हो जाए, तो बस उतना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस होगा वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर और अ गैस, उसके बाद वो उस लिक्विड और सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और क्या बन जाते हैं, वेपर या गैस बन जाते हैं। दस द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कॉन्स्टेंटली स्केपिंग फ्रॉम लिक्विड टू फॉर्म वेपर और गैस, और इस तरह से लगातार पार्टिकल्स सरफेस से इवापोरेट होकर बाहर निकलते हैं, फिर नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर आते हैं, वो भी पार्टिकल्स इवापोरेट होकर बाहर निकल जाएंगे, फिर नीचे वाले ऊपर आएंगे, वो इवापोरेट होकर बाहर चले जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। इसीलिए कोई लिक्विड जो रखी रहती है, ठीक है, जो रखी रहती है कहीं पे विदाउट कवर्ड, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये जो इवापोरेशन है वो कौन कौन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आपको ये हेडिंग डालना है और ये यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, ठीक है। ये चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला, सरफेस एरिया, अभी तो डिस्कस कर रहे थे, नहीं टेम्परेचर दिया है, ठीक है, टेम्परेचर पे ही बात कर लेते हैं, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर ऐसे पूछें कि ठंडी के दिन में
और गर्मी के दिन में किस मौसम में कपड़ा जल्दी सूखता है? हाँ, कब? गर्मी के दिन में। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में इवापोरेशन फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इवापोरेशन विल इंक्रीज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। कह सकते हैं पहला। दूसरा देखिए सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाए तो इवापोरेशन क्या होता है? वो भी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे होते हैं और वो इवापोरेट होते रहते हैं। क्लियर है? थर्ड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन तो आप लोग बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो गई होगी, एसएसटी में बार बार आता है। नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर और इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर में जब वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम को हम बोलते हैं ये ह्यूमिड है, यानी कि उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर वाटर वेपर कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगी। अब हमें ये बताइए कि ठंडी के दिनों में और गर्मी के दिनों में दोनों में ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होगी? हाँ, ठंडी के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उस समय पे वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉग वगैरह के नाम से भी जानते हैं, शीत बोलते हैं शायद। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अब आप हमें ये बताइए उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी टेम्परेचर क्या होगा? कम। अगर टेम्परेचर कम है तो इवापोरेशन फास्ट होगा या स्लो? हाँ, क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी की वजह से इवापोरेशन क्या होता है? स्लो होता है। विंड स्पीड, हवा तेज चलती है। अब हमें ये बताइए ठंडी और गर्मी किस सीजन में हवा खूब तेज चलती है? गर्मी में चलती है ना, जो कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से होता है। क्योंकि हवा तेज चलती है तो अब हमें ये बताइए एक कपड़ा आपने डाला जिसमें खूब तेज हवा चल रही है और एक कपड़ा डाला जब हवा ही नहीं है, किस केस में कपड़ा जल्दी सूखेगा? हाँ, जब हवा तेज चलती है। यानी कि विंड की स्पीड अगर ज़्यादा है तो उससे इवापोरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि जो चार फैक्टर है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, इन चारों में से तीन ऐसे हैं जो इससे के बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ता है। कौन कौन है वो? टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड। एक ह्यूमिडिटी जो है अगर ये बढ़ रहा है तो इवापोरेशन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू सो मच।